हेलो स्टूडेंट्स, आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन यानी आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन 1 का 5th सेमेस्टर का जो आपका पेपर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का ये लेक्चर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आइए एक एक करके हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव को देखते हैं, समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो पूछा गया है एट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन 25 kV सर्किट ब्रेकर 25 kV सर्किट ब्रेकर इज ऑपरेटेड बाई। तो आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा कि आपका ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर यानी जो सब स्टेशन बनाया हुआ होता है वो अलग अलग तरह से ऑपरेट किया जाता है। सबसे पहले तो समझिए आपका दो तरह की अथॉरिटी होती है, एक को हम लोग रेलवे अथॉरिटी कहते हैं और दूसरे को हम लोग सप्लाई अथॉरिटी कहते हैं। तो रेलवे अथॉरिटी और सप्लाई अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। तो सप्लाई अथॉरिटी ऐसे अथॉरिटी कहते हैं जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है, ट्रांसमिट करता है। तो ऐसे अथॉरिटी को सप्लाई अथॉरिटी कहते हैं यानी प्रोडक्शन पावर प्लांट। दूसरा रेलवे अथॉरिटी, जो आपका रेलवे के अंदर 25 kV की लाइन बिछी होती है, फीडर बिछा होता है और उसके अलावा और सारा उपकरण लगा होता है, तो वो सारा आपका रेलवे अथॉरिटी के अंदर आता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन 25 kV सर्किट ब्रेकर यानी 25 kV का जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको कौन ऑपरेट कराएगा? आपका सप्लाई अथॉरिटी ऑपरेट कराएगा या रेलवे अथॉरिटी ऑपरेट कराएगा? तो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, इसमें 3-4 ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन होता है कि आपका यानी ट्रांसमिशन से किसी एक पॉइंट पर 132 kV की लाइन लाया जाए और उसके बाद से जो रेलवे अथॉरिटी है वो खुद 132 kV की लाइन को ट्रांसमिट करता और फिर सब स्टेशन तक लाकर उसको स्टेप डाउन कर लेगा ट्रांसफार्मर तक। ये एक ऑप्शन। दूसरा होता है कि आपका जो सप्लाई अथॉरिटी है वो ट्रैक्शन सब स्टेशन तक आपका ट्रांसमिशन लाइन ला के देगा 132 kV की लाइन, बाकी आपका ट्रांसफार्मर सर्किट ब्रेकर वो सारा आपका रेलवे अथॉरिटी का लगा होता है। तीसरा ऑप्शन होता है आपका कि रेलवे यानी कि जो सप्लाई अथॉरिटी है वो आपको ट्रांसफार्मर लगा के देगा, लेकिन जो सर्किट ब्रेकर या फीडर है वो सारा आपका रेलवे अथॉरिटी। इसी तरह 3-4 ऑप्शन होता है, लेकिन सारे ऑप्शन के अंदर आपका जो सर्किट ब्रेकर यानी 25 kV का जो सर्किट ब्रेकर वो हमेशा आपका रेलवे अथॉरिटी के अंदर ही आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी है, यानी 25 kV का जो सर्किट ब्रेकर है वो रेलवे अथॉरिटी ऑपरेट कराता है, उसका मेंटेनेंस देख रेख सारा रेलवे अथॉरिटी करता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन 1 का आपका पहला ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एट फीडिंग पोस्ट। फीडिंग पोस्ट के अंदर आपका ट्रैक्शन वर्क करता है कितने आपके सप्लाई पर? तो आपका इसका करेक्ट आंसर आपको मालूम होगा, ए होगा 25 kV सिंगल फेस AC सप्लाई। यानी DC पहले हम लोग यूज़ करते थे जहाँ पर आपका 1500 वोल्ट या 3000 वोल्ट यूज़ होता था, लेकिन बाद में AC सिस्टम यूज़ किया गया जहाँ पर हम लोग हाइयर वोल्टेज यानी 25 kV 25,000 वोल्ट यूज़ करते हैं और सिंगल फेस सप्लाई होती है। तो ये आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है ईच सब स्टेशन को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है कितने कैटेगरी के अंदर? तो ईच सब स्टेशन को ईच सब सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू। तो आपको मालूम होगा जो फीडिंग पोस्ट बना हुआ होता है, फीडिंग पोस्ट जहाँ से हम लोग फीडिंग पोस्ट से सप्लाई आती है, तो यहाँ से फीडिंग पोस्ट से आपका 2 सेक्शन, यहाँ पर न्यूट्रल सेक्शन बना होता है, दूसरे साइड में न्यूट्रल सेक्शन बना होगा। तो फीडिंग पोस्ट से न्यूट्रल सेक्शन का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग एक सेक्शन समझते हैं, ठीक है। और ये सेक्शन लगभग आपका 40-45 किलोमीटर का होता है। 2 सेक्शन, एक फीडिंग पोस्ट 2 सेक्शन कवर करता है, लेकिन यानी कि टोटल आपका लगभग 80 से 90 किलोमीटर का रेंज राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड एक फीडिंग पोस्ट सप्लाई देगा। तो ईच जो सेक्शन हुआ यानी फीडिंग पोस्ट से आपका न्यूट्रल सेक्शन तक का जो दूरी तय होती है आपका लाइन बिछाया जाता है, इसको सेक्शन बोलते हैं। तो इस सेक्शन को फर्दर हम लोग कैटेगराइज करते हैं जिसको सब सेक्शन कहा जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक सब सेक्शन यानी एक सब सेक्शन को कितने किस में बांटा जाता है? तो ये जो सब सेक्शन होता है लगभग 10 से 15 किलोमीटर पर, अगर 45 किलोमीटर है तो 15-15 किलोमीटर पर लगभग हम लोग सब सेक्शन बनाएंगे और सब सेक्शन को फिर फर्दर बांटा जाएगा छोटे छोटे भाग के अंदर, उसको हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन बोलते हैं। और ये एलिमेंट्री सेक्शन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है एलिमेंट्री सेक्शन? ताकि हम एक जगह पर सप्लाई कट करें तो आगे का हमारे पास
यानी यहाँ तक अगर यहाँ पर सप्लाई कट हो रही तो पीछे तक ट्रेन आ सके और ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो डिस्टर्बेंस को कम करने के लिए, सप्लाई इंटरप्शन को कम करने के लिए हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन बनाते हैं। अगर डायरेक्ट फ्रीजिंग पोस्ट से ही सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा दिएगा, पूरा आपका 45 किलोमीटर और राइट एंड लेफ्ट दोनों आपका क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए लेस डिस्टर्बेंस के लिए हम लोग एलिमेंट्री सेक्शन बनाते हैं। तो ईच सेक्शन को, जो आपका सब सेक्शन को डिवाइड किया जाएगा, वो आपका एलिमेंट्री सेक्शन के अंदर डिवाइड किया जाएगा, जिसका रेंज आपका लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर, यानी हर 1-1.5 किलोमीटर पर एलिमेंट्री सेक्शन बनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इंटरप्टर आर लो ऑयल कंटेंट स्विच। आपको मालूम होगा आइसोलेटर केवल नहीं यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग इंटरप्टर भी यूज़ करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर। तो इंटरप्टर क्या होता है, एक प्रकार का आइसोलेटिंग स्विच होता है जिसके अंदर आपका ऑयल भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इसका थोड़ा आर्क क्वेंचिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है इसके अंदर कितना पोल लगा होता है, तो 2 पोल लगा। इंटरप्टर आर लो ऑयल कंटेंट स्विच और इसके अंदर डबल पोल यानी 2 पोल लगा होगा और इसके अंदर ऑयल भरा होगा, जिससे इसकी जो आइसोलेटिंग प्रॉपर्टी है थोड़ी बेटर हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये एक नॉर्मल स्विच है, लेकिन आइसोलेटर से बेटर है क्योंकि आइसोलेटर के अंदर कोई यानी ऑयल भरा हुआ नहीं होता और इंटरप्टर के अंदर हम लोग ऑयल भरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर आर डिज़ाइन टू हैव लार्ज इम्पिडेंस नॉट लेस दैन फॉर 10 MVA, यानी 10 MVA का कोई ट्रांसफार्मर है, उसका पूछ रहा है इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होगी, या इम्पिडेंस की वैल्यू उससे कम नहीं होनी चाहिए, वो कितना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 8.5% यानी अगर 10 MVA का ट्रांसफार्मर ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर लगा हुआ है तो उसका कम से कम जो परसेंटेज होना चाहिए 8.5%, और ये हायर परसेंटेज है। तो इतना हाई परसेंटेज हम लोग क्यों रखते हैं, ताकि अगर यदि फीडर में फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति के अंदर भी आपका अगर इम्पीडेंस की वैल्यू थोड़ा हाई रखेंगे यानी 8.5% रखेंगे तो आपका वाइंडिंग जलने का चांसेस कम हो जाता है। ठीक है, तो 10 MVA का जो ट्रांसफार्मर होता है 8.5% हम लोग रखते हैं। इसी तरह आपका 12.5 MVA का जो ट्रांसफार्मर होगा इसमें लगभग 10% हम लोग इम्पीडेंस की वैल्यू रखते हैं। तो डिपेंड करता है कितना MVA का आपका ट्रांसफार्मर है। तो 10 MVA के लिए 8.5% आपका इम्पीडेंस की वैल्यू होती है। इम्पीडेंस की वैल्यू हाई है, क्यों हाई है, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट सर्किट करंट को ये लिमिट करेगा और उसको बर्दाश्त कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 25 kV catenary protection from lightning is done using above the phase conductor, यानी ऊपर में जो फेस कंडक्टर रन किया गया है 25 kV का आपका कैटेनरी कॉन्टैक्ट वायर रन कर रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए लाइटनिंग से, बिजली से आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन में दिया गया है ओवरहेड ग्राउंड वायर, यानी ऊपर में एक पतला सा वायर रन कराएंगे ग्राउंड करके, दूसरा आपका ओवरहेड वायर विदाउट ग्राउंडिंग। तो 2 ही ऑप्शन मेनली तौर से है। तो अब समझिए कि यदि हम लोग लाइटनिंग कर रहे हैं और ग्राउंडिंग विदाउट ग्राउंडिंग करेंगे तब तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मालूम होगा, आपने लाइटनिंग अरेस्टर पढ़ा होगा, तो लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है, एक प्रकार का सर्ज डाइवर्टर होता है। ये यानी कि जो अगर लाइटनिंग आ रही है तो इसको डाइवर्ट कर देगा और आपको जो कंडक्टर है इसको प्रोटेक्ट करेगा और लाइटनिंग को अर्थ के अंदर भेज देगा। तो ओवरहेड ग्राउंड वायर यानी ओवरहेड सर के ऊपर यानी कैटेनरी और कॉन्टैक्ट वायर के ऊपर एक पतला सा वायर रन कराएंगे और इस वायर को हम लोग ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड करेंगे तभी तो आपका लाइटनिंग को ये अरेस्ट करेगा और अरेस्ट करके अर्थ के अंदर सेंड कर देगा, भेज देगा, जिससे आपका जो 25 kV की लाइन है वो प्रोटेक्ट हो पाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी आपको 25 kV प्रोटेक्शन चाहिए लाइटनिंग से, तो उसके लिए आपको ओवरहेड वायर रन कराना होगा और वो वायर ग्राउंडेड होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे द कॉन्टैक्ट वायर मेड अप ऑफ एलॉय ऑफ कॉपर हैज़ हार्डनेस, यानी उसके अंदर हार्डनेस यानी रिजिडिटी आपका सख्ती करने के लिए, कड़ा बनाने के लिए हम लोग कॉन्टैक्ट वायर में क्या मिलाते हैं, द कॉन्टैक्ट वायर मेड ऑफ द एलॉय ऑफ कॉपर हैज़ हार्डनेस।
तो आपसे ऑप्शन के अंदर पूछा गया थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्मली, यानी पूरे क्रॉस सेक्शन अंदर के अंदर यूज़ करेंगे, या कॉन्फिन टू द आउटर सरफेस ओनली, केवल बाहरी परत में हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, यानी पूरे आपका सरफेस थ्रू आउट द सेक्शन यूनिफॉर्मली आप उसके क्रॉस सेक्शन और एलॉय ऑफ कॉपर से आप यूज़ करेंगे, बनाएंगे, ताकि आपका रिजिडिटी जो है, हार्डनेस है, वो आपको प्रॉपरली मिल सके, आपका पेंटोग्राफ टच करके जाए तो वो जल्दी ख़राब नहीं हो, घिसे नहीं। तो इसके लिए आपका जो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्मली एलॉय ऑफ कॉपर का बना होगा, ताकि आपको हार्डनेस प्रॉपरली मिल सके। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द वेट ऑफ ओवरहेड कंडक्टर वायर यूज इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन इज अबाउट, यानी आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर जो ओवरहेड वायर होगा उसका आपका वेट कितना होगा। तो ये 0.4 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर के अंदर 0.4 kg उसका वेट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन when two overhead conductor wire are connected through insulator or interrupter देन इट इज़ कॉल्ड, यानी दो ओवरहेड वायर है हमारा रन कर रहा है, तो यदि दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, आइसोलेटर लगा हुआ है या इंटरप्टर लगा हुआ है, तो इस तरह के जो ओवरहेड ओवरलैपिंग हो रही इसको क्या कहा जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि यदि हम लोग क्या करते हैं, इंटरप्टर या आइसोलेटर यूज़ करते हैं ओवरलैपिंग समय, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंसुलेटेड ओवरलैप कहेंगे। यदि इंसुलेटर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं या आइसोलेटर यूज़ नहीं करते तो उसको हम लोग अनइंसुलेटेड ओवरलैप कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछ रहा है व्हेन टू ओवरहेड कंडक्टर वायर आर कनेक्टेड थ्रू आइसोलेटर और इंटरप्टर, यानी आइसोलेटर या इंटरप्टर लगा हुआ है, तो इस तरह के ओवरलैपिंग को दो वायर रन करा रहा है, इसको क्या कहा जाएगा, तो इंसुलेटेड ओवरलैप कहा जाएगा। इंसुलेटेड ओवरलैप का क्या बेनिफिट है, तो इससे आपका लेस इंटरप्शन होता है, मेंटेनेंस के अंदर आपको आसानी होती है, तो हम लोग इंसुलेटेड ओवरलैप बनाते हैं। अनइंसुलेटेड के अंदर वहाँ पर आपका कोई भी आइसोलेटर या इंटरप्टर लगा हुआ नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन कन्वेंशनल टाइप न्यूट्रल सेक्शन, यानी पुराना जो यूज़ होता था उसके अंदर जो न्यूट्रल सेक्शन का लेंथ है वो कितना है, सेंट्रल स्पैन ऑफ लेंथ कितना होगा सेंट्रल स्पैन का, यानी बीच वाला 3 स्पैन के अंदर आपका आपका जो मिडिल स्पैन है जहाँ पर आपका न्यूट्रल सेक्शन बना हुआ है, जहाँ पर कोई सप्लाई नहीं जाएगी, उस स्पैन का लेंथ कितना होगा कन्वेंशनल के अंदर। तो 49.5 मीटर होता है, 49.5 मीटर लंबा होता है आपका न्यूट्रल से सेक्शन। इसके अलावा जो अभी नया बनाया जा रहा है वो 5 मीटर का भी आपका न्यूट्रल सेक्शन बनाया जाता है, यानी कम लेंथ के अंदर हम लोग इंटरप्शन का काम कर लेते हैं। लेकिन पहले जो यूज़ होता था वो 49.5 मीटर हम लोग लंबा न्यूट्रल सेक्शन बनाते थे, जिसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं होती थी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इन रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम सर्किट ब्रेकर इज़ यूज्ड। तो सर्किट ब्रेकर या ट्रैक्शन के अंदर आपका ट्रांसफार्मर के बाद सर्किट ब्रेकर लगा होता है, और कौन सा सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होगा ये पूछ रहा है। तो इसके अंदर आपने पढ़ा होगा सर्किट ब्रेकर, तो मालूम होगा लो ऑयल सर्किट ब्रेकर, या उसी को हम लोग मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर कहते हैं, जो आपका ट्रैक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो इसके अंदर भी हम लोग मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग करेंगे। बाकी आपका SF6 सर्किट ब्रेकर है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये सब बहुत हायर वोल्टेज पर हम लोग यूज़ करते हैं, 132 kV 220 kV इतना हायर पर। लेकिन आपका ट्रैक्शन के लिए जो सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है वो मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर यूज़ किया जाता है, या नहीं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एन आइसोलेटर इज़ इंस्टॉल, यानी आइसोलेटर का जो इंस्टॉलेशन होता है हम लोग यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं। तो ऑप्शन ए के अंदर आपसे कह रहा है एज एन सब्स्टिट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर, फॉर सर्किट ब्रेकर, यानी सर्किट ब्रेकर का ये सब्स्टिट्यूट है, और उसकी जगह पर यानी सर्किट ब्रेकर की जगह पर हम लोग आइसोलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये गलत है, यानी कि सब्स्टिट्यूट, आइसोलेटर अलग चीज़ है, सर्किट ब्रेकर अलग है। तो सर्किट ब्रेकर का कभी भी सब्स्टिट्यूट आपका आइसोलेटर नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। नेक्स्ट आपसे सी के अंदर कहा गया है टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर फ्रॉम अदर पोर्शन,
बी के अंदर कह रहा है टू ब्रेक द सर्किट अंडर फॉल्ट कंडीशन, तो ये भी आपको मालूम होगा अंडर फॉल्ट कंडीशन कौन ऑपरेट करता है, तो सर्किट ब्रेकर। और आपसे क्वेश्चन में आइसोलेटर के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी भी गलत है, यानी कभी भी अंडर फॉल्ट कंडीशन में आइसोलेटर ऑपरेट नहीं होता। आइसोलेटर केवल मेंटेनेंस पर्पस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। तो फॉल्ट कंडीशन में आपका ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी, तो सी आपका करेक्ट आंसर है, यानी टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ सर्किट फ्रॉम अनदर पोर्शन। एक सर्किट को दूसरे सर्किट से अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए हम लोग आइसोलेटर का उपयोग करते हैं। और वो भी आपको मालूम होगा कि आइसोलेटर ऑलवेज नो लोड कंडीशन में काम करता है, यानी किसी भी सर्किट के अंदर सर्किट ब्रेकर लगा है तो पहले हम लोग सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट करा देंगे, उसके बाद जो आइसोलेटर लगा हुआ है इसको हम लोग ऑपरेट कराएंगे। तो ये आइसोलेशन का काम करेगा लेकिन नो लोड कंडीशन में। तो करेक्ट आंसर सी है, टू आइसोलेट वन पोर्शन ऑफ सर्किट फ्रॉम अनदर पोर्शन। मोर सेफ्टी के लिए, मोर प्रिकॉशन के लिए सर्किट ब्रेकर के साथ आइसोलेटर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द पेंटोग्राफ करंट कलेक्टर इज इम्प्लॉय, यानी पेंटोग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं करंट कलेक्शन के लिए, तो किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर करंट एट स्पीड, यानी कौन सा हायर करंट आपको चाहिए, लोअर स्पीड चाहिए, क्या है? तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा गया है लार्ज करंट एट लोअर स्पीड, तो ये करेक्ट आंसर आपका नहीं होगा। करंट तो लार्ज है लेकिन लोअर स्पीड, तो लोअर स्पीड पर करंट कलेक्ट करना कोई बड़ा बात नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको हायर स्पीड पर करंट कलेक्शन हाई चाहिए। तो पेंटोग्राफ आपका, ये पेंटोग्राफ जो मेनली तौर से यूज़ किया जाता है वो हायर करंट हम लोग यानी लार्ज करंट को कलेक्ट करना इसका काम है। और कब? हायर स्पीड पर। लो स्पीड पर तो कोई भी करंट की, लेकिन पेंटोग्राफ मेनली तौर से, यानी पिछला डिफरेंट जो करंट कलेक्शन का काम होता था, बाउ कलेक्टर है, ट्रॉली कलेक्टर है, उन सब की तुलना में आपका पेंटोग्राफ जो है वो बेटर कलेक्शन होगा। क्यों बेटर है? क्योंकि ये क्या करेगा? आपका लार्ज करंट आपका कलेक्ट करेगा, और किस स्पीड पर? तो हायर स्पीड पर। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, पेंटोग्राफ आपका लार्ज करंट कलेक्ट करता है। लार्ज करंट कलेक्ट करेगा किस पर? आपका हायर स्पीड पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन कंडक्टर रेल सिस्टम, तो आपने पढ़ा होगा कंडक्टर रेल सिस्टम, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्ड रेल सिस्टम कहते हैं। यानी दो पटरी बिछी होगी जिस पर आपका ट्रेन रन करता है, इसके अलावा एक तीसरी पटरी बिछी होगी जिसके माध्यम से हमारा करंट कलेक्शन का काम होता है। यहाँ से करंट कलेक्ट होगा और फिर यहाँ से लोकोमोटिव को जाएगा, लोकोमोटिव रन करेगा। तो इसमें से जो यहाँ पर करंट कलेक्टिंग शू लगा होता है ये दो प्रकार का होता है। एक तो थर्ड रेल के साथ टॉप से ऊपर से कनेक्ट होगा और दूसरा साइड से कलेक्ट होता है। तो पूछ रहा आपसे, इन कंडक्टर रेल सिस्टम करंट कलेक्शन इज सुटेबल बाई टॉप कॉन्टैक्ट सिस्टम फॉर वोल्टेज अप टू, यानी ऊपर से यदि आपका कलेक्शन का काम हो रहा तो कितने वोल्टेज तक हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं? तो इसका ऑप्शन ए सही है, यानी टॉप करंट कलेक्शन, यानी टॉप से अगर करंट कलेक्शन का काम होगा तो ये 750 वोल्ट हम लोग यूज़ करेंगे। और जो थर्ड रेल सिस्टम होता है वो डीसी के लिए यूज़ किया जाता है, तो सब में डीसी ही होगा, तो 750 वोल्ट डीसी। इसके अलावा यदि साइड से आप करंट कलेक्शन करेंगे तो आपका 1200 वोल्ट डीसी तक यूज़ किया जाएगा साइड से। लेकिन टॉप से आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था तो टॉप से आपका 750 वोल्ट डीसी कलेक्ट किया जाता है। ये ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, ट्रॉली करंट कलेक्टर इज़ यूनिवर्सली एम्प्लॉयड फॉर, यानी आपका जो ट्रॉली करंट कलेक्शन है वो किसके लिए? तो इस तरह का आपका स्ट्रक्चर होता था ट्रॉली का। तो ट्रॉली करंट कलेक्शन के अंदर आपका पूछ रहा है किसके लिए यूज़ होगा? तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ट्रम्स वे एंड ट्रॉली बसेस के लिए यूज़ होता है ये आपका ट्रॉली कलेक्टर। तो ट्रॉली कलेक्शन आपका ट्रम्स वे एंड ट्रॉली बसेस के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी आपका लार्ज करंट हायर स्पीड पर, तो हायर स्पीड पर आपका पेंटोग्राफ हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रॉली कलेक्टर का उपयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सा कलर है जो आपको इंडिकेट करेगा, सिग्नल देगा किसका? प्रोसीड लाइन स्पीड, यानी प्रोसीड करना, आगे बढ़ना है।
तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या है, सी है। यानी ग्रीन लाइट जब आप देखिएगा तो इसका मतलब क्या होता है, प्रोसीड, लाइन के अंदर प्रोसीड करना है, आगे बढ़ना है, किसके साथ, स्पीड के साथ। ग्रीन लाइट है मतलब आप प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं स्पीड के साथ। दूसरा आपको येलो सिग्नल रहेगा तो इसका इन्फॉर्मेशन आपको ये इन्फॉर्म करता है, इंडिकेट करता है कि आप प्रोसीड कीजिएगा लेकिन कॉशन के साथ, यानी स्पीड को स्लो करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और रेड लाइट जलता है तो इसका मतलब है स्टॉप इंडिकेशन, ये शो करता है स्टॉप, आगे नहीं बढ़ना है। और ब्लू इंडिकेशन तो सिग्नल के अंदर यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये आपका कलर सिग्नलिंग आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से मालूम होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वो है इन ट्रैक सर्किट, यानी ट्रैक सर्किट के अंदर आपका ट्रैक सर्किट व्हेन नो ट्रेन परसेंट इन द रिले इज डीसी करंट सोर्स थ्रू द रेल्स, यानी आपका जब ट्रैक के सिस्टम के अंदर ट्रैक बिछा हुआ है और आपने ट्रैक सर्किट पढ़ा होगा, इस तरह से दूसरे साइड रिले कॉइल लगा होता है और एक साइड में आपका यहाँ बैटरी होता है, यहाँ से सप्लाई जाती रहती है, दूसरे साइड से रिटर्निंग आता रहता है। तो आपसे पूछ रहा है कि यदि ट्रैक पर व्हेन ट्रेन नो ट्रेन, यानी कोई ट्रेन आपका प्रेजेंट नहीं है, तो आपका डीसी करंट सोर्स थ्रू द रेल आपका क्या होगा, ये जो रिले है वो रिले एनर्जाइज रहेगा या डी एनर्जाइज रहेगा। तो जब कोई ट्रेन आपका सिस्टम में, यानी ट्रेन आपका यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ट्रैक के ऊपर, तो रिले जो रहता है वो क्या रहता है, एनर्जाइज रहता है, यानी करंट आपका यहाँ से होकर सर्किट को कंप्लीट करता है और आपका रिले जो कॉइल है वो एनर्जाइज्ड होगा, यानी यहाँ से वो ग्रीन इंडिकेशन शो करता रहता है जब यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही ट्रेन आ जाता है तो क्या होगा, आपका शंटिंग, यानी बीच में मान के चलिए यहाँ पर ट्रेन आ गया तो यहाँ बैटरी से जो सप्लाई आ रही है ये यहीं से रेल का जो पटरी या आपका ट्रेन का एक्सेल होता है, यहाँ से एक्सेल से होता हुआ पहिया से होता हुआ रिटर्न हो जाएगा और रिले के पास कोई भी करंट नहीं हो पाएगा, यानी यहाँ पर आपका जो रिले कॉइल है वो डी एनर्जाइज्ड होता है और डी एनर्जाइज जब हो जाएगा इसके पास कोई करंट नहीं आएगा तो रेड कलर से इंडिकेशन मिलता है, यानी कि यहाँ पर ट्रेन अवेलेबल है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था क्या, आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन में जब कोई भी ट्रेन, नो ट्रेन इज प्रेजेंट इन रेल डीसी करंट सोर्स थ्रू द रेल इज आपका एनर्जाइज्ड, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और जब कोई ट्रेन अवेलेबल हो जाएगा, ट्रेन आपसे पूछता है कि ट्रेन प्रेजेंट है, तब क्या होगा, तो रिले क्या हो जाता है, डी एनर्जाइज्ड होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका FMVFT पूछ रहा है, आपने पढ़ा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की सहायता से हम लोग दूर से ही क्या कर पाते हैं, दूर यानी दूर में इंटरप्टर या सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है उसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सिस्टम यूज़ होता है, यानी सब स्टेशन का जो डिफरेंट आपका हमने सब स्टेशन आपका फीडिंग पोस्ट बना हुआ है, डिफरेंट आपका SSP बना है, SP बना है, फीडिंग पोस्ट बना है, तो हर जगह पर आपका इंटरप्टर सर्किट ब्रेकर लगा तो एक किसी रिमोट कंट्रोल, यानी दूर से बैठ के ही हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और उस कंट्रोलिंग के लिए जिस सिस्टम का यूज़ होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, FMVFT सिस्टम बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ, यानी इसके अंदर हम लोग वॉइस फ्रीक्वेंसी पर, बहुत हायर फ्रीक्वेंसी पर काम कराते हैं और इस फ्रीक्वेंसी पर हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम को यानी सर्किट ब्रेकर को और इंटरप्टर को ऑपरेट कराते हैं। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वॉइस फ्रीक्वेंसी टेलीग्राफ एक प्रकार का सिस्टम होता है जिसकी सहायता से किसी एक कंट्रोलिंग स्टेशन से बैठकर हम दूर में रखे हुए सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर को ऑपरेट कराते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इन लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन्स पावर फॉर लाइटिंग इज इन पैसेंजर कोचेज इज सप्लाइड, यानी जो पैसेंजर कोचेज है आप जिसमें आप पैसेंजर बैठा हुआ है उन कोचेज के अंदर आपकी जो सप्लाई है वो कहाँ से, ट्रेन यानी लोकोमोटिव के बारे में, इंजन के बारे में नहीं पूछ रहा है, जो कोचेज है, बॉगी है, डिब्बा है, उसके अंदर जो सप्लाई है वो कहाँ से आएगी। कौन से ट्रेन की बात हो रही है, लॉन्ग डिस्टेंस यानी जो बहुत दूर चलने वाली ट्रेन्स है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट थ्रू इंडिविजुअल जनरेटर ऑफ बॉगी एंड बैटरी,
तो एक इंडिविजुअल जनरेटर लगा होगा, आपने देखा होगा लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रेन्स होती है उसके पीछे एक जनरेटर कार लगा होता है, उसको हम लोग ब्रेक एंड जनरेटर कार लिखा होगा बड़ा ऐसा। तो जनरेटर कार सेपरेट आपका वहाँ पर जनरेशन का काम होता है, यानी डीजल जनरेटर, डीजल इंजन लगा हो उसके साथ जनरेटर लगा हो, यहाँ पर जनरेशन करने के बाद बाकी जो बॉगी लगा होता है इस बॉगी के अंदर सप्लाई जाती है, और उस सप्लाई के माध्यम से भी इस बॉगी के अंदर जितना भी लाइट, फैन या एसी लगा हुआ वो सारा चलता है। बाकी जो आपका लोकोमोटिव है वो पेंटोग्राफ से चलेगा, यानी ओवरहेड कंडक्टर से चलेगा, OHE सिस्टम से। लेकिन बॉगी के अंदर जो सप्लाई आती है वो किससे आती है, लास्ट में लगे हुए कोचेस, ये एक सेपरेट हम लोग कार लगाते हैं, कोच लगाते हैं, उसकी सहायता से आपका इन बॉगी के अंदर सप्लाई जाती है। इसके अलावा आप क्वेश्चन एराइज कर सकते हैं कि सर यहाँ से जो सप्लाई आ रही इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ बॉगी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ओवरहेड आप सप्लाई लेंगे तो ओवरऑल जो लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड, वो बढ़ जाएगा। इसीलिए लोड कम रखने के लिए हम लोग केवल लोकोमोटिव को ही सप्लाई देते हैं, बाकी बॉगी के अंदर जो सप्लाई होता है उसके लिए एक सेपरेट जनरेटर कार हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्रेन यानी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जो ट्रेन, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे कोचेस एयर कंडीशन, यानी जो एयर कंडीशन कोचेस है जिसके अंदर सारा एयर कंडीशन ठंडा गर्म का व्यवस्था रहता है, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो टू प्रोवाइड हीटिंग एंड कूलिंग, तो ये हीटिंग और कूलिंग दोनों तरह की सुविधा होनी चाहिए। टू सप्लाई क्लीन फ्रेश एयर एट कंट्रोल यूनिफॉर्म टेम्परेचर, एक समान टेम्परेचर क्लीन एंड फ्रेश होना चाहिए, तो ये भी हमको आवश्यकता है। टू प्रोवाइड सफिशिएंट पावर रिक्वायरमेंट, यानी आपको पर्याप्त मात्रा में पावर चाहिए। तो ये सारा ऑप्शन हमको किसी भी AC एयर कंडीशन कोचेस के अंदर चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर डी है, यानी ऑल ऑफ द एबव, सारा फीचर्स, सारा रिक्वायरमेंट हमको AC कोचेस के अंदर चाहिए। तो ये आपका टोटल 20 क्वेश्चंस था जो हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस किया आपसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।